हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से डीएलएड की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है उसको लेकर के आज का जो सेशन है यानी डे 5, आज 5वां दिन है इस सीरीज का। तो इस सीरीज में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले डीएलएड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज। यानी सोशल स्टडीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुमानित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा सेशन ये नहीं है, 1-1.5 घंटे का सेशन ये नहीं रहेगा। फटाफट हम क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन विच ईयर। चेचक को विश्व से समाप्त घोषित कब किया गया था? किसके द्वारा घोषित किया गया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा घोषित किया गया था 1979 में। इसको भारत से, है ना, भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। यानी कि भारत जो है, भारत मुक्त हो चुका था 1979 में। 1979 में भारत को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1980 में विश्व को चेचक से मुक्त घोषित किया गया था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और विश्व का भी 1979 लगा देते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। विश्व को 1980 में चेचक से मुक्त घोषित किया गया था। किसने किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त भी घोषित किया गया है। ठीक है, पोलियो मुक्त भी भारत को 2014 में घोषित किया गया, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस एधेनॉम और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको जेनेवा में मिलेगा। भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? भारत का पहला जो बैंक था उसका नाम क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा 1770 में। 1770 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना वो इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना? 1770 में बना। और 1770 में ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था ये भारत का पहला बैंक था। क्योंकि आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करोगे तो ये 1935 में बना था। इंपीरियल बैंक की तो फिर बात ही अलग है। इंपीरियल बैंक ही बाद में जो है यहाँ पर 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसी दौरान यहाँ पर आप देखोगे तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, है ना। कौन से वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुए थे? यानी कि देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको बताना यह है कि गांधी इरविन समझौता कौन से वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मार्च के महीने में। मार्च के महीने में 1931 को यहाँ पर गांधी इरविन समझौता होता है, ध्यान रखना है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है अफीम का? ओपियम इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, पैपेवर सोमनीफेरम जो है ये ओपियम का साइंटिफिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। The instrument used to regulate temperature to a particular degree is known as। तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को इनमें से क्या कहा जाता है? ये नहीं पूछ रहा है कि हमारे शरीर का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, वो पूछा जाता तो थर्मामीटर इसका आंसर हो जाता। ये पूछ रहा है कि एक सीमित विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए तापमान को कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्टेट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। भले ही ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। ठीक है, देखिए, हमको आसान भी वही सवाल लगता है जो हमने पेपर में कई बार देखा हुआ है, वो क्वेश्चन ही हमको आसान लगता है, क्योंकि हमें पता होता है यार ये क्वेश्चन तो मैंने बार बार पढ़ा है, मतलब वो क्वेश्चन बार बार पेपर में आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 78%। ठीक है, 78% इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं जैसे कैनियन, ये किससे संबंधित है, इंसेलबर्ग किससे संबंधित है, इनमें से कौन सा गलत है पूछा जा रहा है। तो कैनियन तो ठीक है, कैनियन नदी की वजह से बनता है, जब इरोजन होता है ना नदी की वजह से तब बनता है कैनियन। ज्यूजन जो है वो हवा की वजह से जो इरोजन होता है उसकी वजह से बनता है, तो ये भी सही है। मोरेन जो है वो ग्लेशियर से रिलेटेड है, ये भी ठीक है। इंसेलबर्ग जो है वो ग्लेशियर से रिलेटेड नहीं है, ग्लेशियर से रिलेटेड होता है आइसबर्ग। आइसबर्ग जो है वो होता है ग्लेशियर यानी कि
बर्फ से रिलेटेड। आपने देखा होगा अटलांटिक महासागर में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें हैं महासागर में। जैसे आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में जो टाइटैनिक जहाज है वो आइसबर्ग से ही टकराता है, जिसके बाद वो डूब जाता है। तो वो ग्लेशियर जो है ग्लेशियर से रिलेटेड है, आइसबर्ग, इंसेलबर्ग नहीं है, ठीक है, इंसेलबर्ग कुछ और होता है। राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता क्या है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कितने सालों में एक बार होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल है, फर्स्ट फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था। कहां पर हुआ था? हैमिल्टन में। हैमिल्टन में पहला कॉमनवेल्थ खेल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 4 सालों में एक बार होता है कॉमनवेल्थ गेम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 4 साल में एक बार, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ओलंपिक भी 4 साल में एक बार ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। रूपी साइन इज, रूपी का जो नया वाला साइन है, इस साइन को किसने दिया था? तो उदय कुमार, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे के उदय कुमार द्वारा जो डिजाइन दिया गया है उसी को हम लोग अब नोट का डिजाइन हम देखते हैं। ये जो डिजाइन है ये किससे मिलकर बना है? देवनागरी लेटर है, रोमन लेटर है, संस्कृत स्क्रिप्ट है, या फिर रोमन एंड देवनागरी का कॉम्बिनेशन है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखोगे, कहीं कहीं पर लैटिन और देवनागरी भी लिखा है, ठीक है, कहीं कहीं पर लैटिन एंड देवनागरी भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। According to 2011 census, the density of population in India was 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है, कितना है भारत का जनसंख्या घनत्व? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 382। 382 इसका इंडिया का जनसंख्या घनत्व है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है, आपको ये ध्यान में रखना है। स्ट्रोम्बोली, जो कि कई बार हमने एग्जाम्स में देखा, पेपर में कई बार आया है स्ट्रोम्बोली, क्या चीज है ये स्ट्रोम्बोली, ये पूछा जा रहा है। ये एक तरह का वोल्केनो है, ठीक है ना, ये एक तरह का वोल्केनो है, एक्टिव है, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जो बार बार फटता रहता है, ठीक है, जो बार बार फटता रहे, ऐसी ज्वालामुखी को हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये दर्रों के नाम है, इधर ये दर्रा है, ठीक है, दर्रों के नाम है, और इधर राज्यों के नाम है। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख तो बिल्कुल सही है, नाथुला गलत है, यानी कि इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर ये हो जाएगा, नाथुला दर्रा तुमको सिक्किम में मिलेगा, सिक्किम में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, पालघाट केरला में मिलेगा। तीनों सही है, तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, ये आपको सिक्किम में मिलेगा। पेनी प्लेन किससे संबंधित है? पेनी प्लेन जो लैंडफॉर्म है वो किससे रिलेटेड है? हवा की वजह से बनता है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बनता है, ग्लेशियर की वजह से बनता है, या रिवर की वजह से? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको जो पॉइंट है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की किताब जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा पेनी प्लेन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इधर दिवस दिया गया है, इधर डेट दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दिवस किस डेट को नहीं मनाया जाता, मतलब कौन सा गलत दिया गया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड अर्थ डे हम 22 अप्रैल को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 12 मार्च को नहीं मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा, क्योंकि वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो है हम इस दिन नहीं मनाते हैं। ये हम कब मनाते हैं अगर पूछा जाएगा तो बोलना 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम लोग होम्योपैथी डे मनाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस इज सिचुएटेड एट, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। फिलीपींस में है, न्यू दिल्ली में है, कटक में है, या फिर हैदराबाद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, है ना। मनीला में आपको एक और चीज मिलेगी, एडीबी का मुख्यालय, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा।
अंगोरा ऊन इनमें से किस जानवर से निकाला जाता है? एक तरह का जानवर होता है जिसके शरीर से एक तरह का ऊन निकाला जाता है, उस ऊन का नाम है अंगोरा ऊन। तो ये एक तरह का रैबिट पाया जाता है, खरगोश पाया जाता है जिसके शरीर से ये वाला ऊन निकलता है ना, जिससे तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। तो ध्यान रखोगे, अंगोरा ऊन जो है वो रैबिट यानी खरगोश के शरीर से निकाला जाता है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कौन से साल में शुरू हुई थी? आपने सुना होगा एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, है ना। कब ये हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1991 के टाइम पे, 1991 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की जा रही थी। भारत को जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा था कि दूसरे देशों के साथ में व्यापार वगैरह करो। Which index is considered as the basis for estimation of poverty in urban areas? शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन, देखो शहरी क्षेत्र पूछ रहा है, शहरी क्षेत्र पूछ रहा है कि गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी लगाना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPI IW, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, अब अगर तुमसे यहाँ पर शहरी की जगह ग्रामीण पूछ लेता तो तुम ऑप्शन नंबर ए आंसर लगाते, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछ लेता तो तुम ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा देते। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का पूछता तो। भारत में किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? सुशासन दिवस हम लोग हमारे प्यारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में मनाते हैं, उनकी जयंती के दिन को हम मनाते हैं। 25 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के दिन को हम लोग सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपको ये होमवर्क के तौर पर मैं दे रही हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है कि चुनाव आयोग गठित करना है, ये प्रावधान इनमें से कौन से देश से प्रेरित था? ठीक है, Which of the following river does not drain into Arabian Sea? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? कृष्णा नदी, साबरमती नदी, तापी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो कृष्णा नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है, और ये जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जिसमें मैंने गोदावरी नदी के बारे में पूछा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर नागालैंड? आप जब मैप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मिजोरम वो राज्य है जिसकी सीमा जो है ये म्यांमार से भी लगती है और म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल फिलहाल में मिजोरम में बीटा बेबी का बर्थ हुआ था, भारत का पहला फर्स्ट बीटा बेबी, फर्स्ट बीटा जनरेशन बेबी। इनमें से किस समाचार पत्र से गांधी जी जुड़े हुए नहीं थे? कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिससे गांधी जी नहीं जुड़े थे? यंग इंडिया, इंडियन मिरर, हरिजन या फिर इंडियन ओपिनियन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर से गांधी जी नहीं जुड़े थे, इससे जुड़े हुए थे मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। मनमोहन घोष, ठीक है, मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, क्या समझ गए? ध्यान रखोगे। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच में हुई थी? अमृतसर की संधि जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये महाराजा रणजीत सिंह और मेटकैफे के बीच में हुई थी। मेटकैफे, ठीक है, मेटकैफे के बीच में और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कांग्रेस सेशन पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1931? जिस तरीके से आप आज के समय पे मौलिक अधिकार देखते हो, सेम उसी तरीके से मौलिक अधिकारों के बारे में आजादी से पहले भी यहाँ पर देखने को मिला था। एक कांग्रेस सेशन हुआ था जिसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर के रेजोल्यूशन पास किया गया था। ये कौन सा सेशन था पूछा जाएगा तो बोलना ऑप्शन नंबर बी, कराची सेशन। आज के समय में कराची जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उस समय तो पाकिस्तान बना नहीं था तो इंडिया में ही पड़ता था।
Who among the following said the रैयतवाड़ी is a system which has always prevailed in India? इनमें से किसने बोला है कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रणाली है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने दी थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है ये किसने दी थी अगर पूछा जाएगा तो बोलना कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली दी थी, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है संगम ग्रंथ तोलका पीएम किस पर आधारित है? संगम ग्रंथ जो तोलका पीएम है वो किस पर आधारित है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या आंसर होगा अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा ग्रामर, तमिल ग्रामर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर पर ये आधारित है, ये ध्यान रखना है आपको। मुगल मनसबदारी प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए कौन जिम्मेदार था? मनसबदारी व्यवस्था जो की गई थी मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में, यानी कि जब अकबर का टाइम पीरियड था उस समय मनसबदारी व्यवस्था को लागू करा था, अकबर ने करा था। ठीक है, मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जिसने मनसबदारी प्रणाली को, प्रथा को लागू करा था यहाँ पर। तो इस समय इस प्रणाली को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए एक नियुक्ति होती थी जो थी मीर बख्शी। मीर बख्शी की नियुक्ति इसीलिए करी जाती थी ताकि वो इस चीज को ढंग से इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा, नर्मदा, गोदावरी या फिर भीमा नदी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी। ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चोलों के शासनकाल के दौरान एक स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था, अमीर अमीर लोग भूमि को दान में दिया करते थे, उस भूमि को जो भूमि दान में जो दिया जाता था स्कूल वगैरह, गुरुकुल वगैरह बनाने के लिए, उसको कहा जाता था शाला भोग। क्या कहा जाता था? शाला भोग। ठीक है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कौन से सन में शुरू हुआ था? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो है वो 1910 में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, इसका डेट डायरेक्टली पूछा जाता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ कौन से ऋतु से संबंधित है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? देखना बहुत ठंड के टाइम में भयानक बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है। यहाँ पर ठंड का टाइम चल रहा होता है, अचानक से आप देखोगे यहाँ पर और ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, बारिश वारिश भी होने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, विंटर इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी अगर आप देखोगे तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी, डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था? अभी आपको अगर मैं ऑप्शन में फिरोज शाह कोटला एरिया दे देती तो आप फिरोज शाह कोटला आंसर लगा देते, क्योंकि वो आंसर डायरेक्ट था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी, हिसार नाम की जगह आपको देखने को मिल रही होगी, जो आज के समय में आपको हरियाणा में मिलेगी। तो हिसार नाम की जो जगह है हरियाणा में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहते हैं, नया शहर ये वाला बसाया था। निम्नलिखित में से दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? भारत में 40 से भी ज्यादा विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को की साइट में लिस्टेड। ठीक है, इनमें से कौन सा दिल्ली में नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा केव। ठीक है, एलिफेंटा गुफा है ना, गुहा नहीं, एलिफेंटा गुफा। ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा केव आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, है ना, महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा भी यहीं पर मिलेगा, अजंता एलोरा ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ध्यान रखोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इनमें से कौन भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी? विराट तो पनडुब्बी नहीं है, आईएनएस रजौली भी पनडुब्बी नहीं है, आईएनएस विक्रांत भी पनडुब्बी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस सिंधु रक्षक, आईएनएस सिंधु रक्षक जो है ये एक पनडुब्बी है, याद रखना है। इनमें से कौन ब्रिक्स देश नहीं है? ब्रिक्स देशों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ब्राजील तो ब्रिक्स देश है, रशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, कनाडा जो है ये ब्रिक्स कंट्री नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय आपको चीन में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है, ये याद रखना है। द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक इनमें से कौन है? सुलक्षण, एम के संथनाम, ओपी सबरवाल या फिर सुभाष जैन? तो ऑप्शन नंबर सी, ओपी सबरवाल जो है ये द किलर इंस्टिंक्ट के लेखक हैं, ये ध्यान रखना है। ओजोन छिद्र किसके कारण होता है? जो ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन लेयर हमको किस में मिलेगा?
स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है ये किसकी वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन होल होता है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसे जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को हम लोग भारत में जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चिपको आंदोलन के नायक इनमें से कौन माने जाते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड वाला जो एरिया है ना, आज के समय में उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहां पर चिपको आंदोलन हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन किया था लोगों ने। ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा, साथ में गौरा देवी, महिलाओं में गौरा देवी और बचनी देवी, गौरा देवी और बचनी देवी महिलाओं में ये दोनों थी, और सुंदरलाल बहुगुणा पुरुषों में। चिपको आंदोलन किया था इन्होंने। इनमें से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, पर्यावरण से संबंधित नहीं है। सेंटर फॉर साइंस तो है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भी है, सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ट्रॉफिक स्तर 1 में इनमें से कौन सा शामिल है, इन्वायरमेंट का पार्ट है ये। इसमें ट्रॉफिक स्तर, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3 ऐसे रहता है। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस या फिर ग्रीन प्लांट, ऐसी चीजें, ऐसा ग्रुप जो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो ट्रॉफिक लेवल 1 में रखे जाते हैं। ऐसा ग्रुप यानी कि जैसे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी होते हैं ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, इनको ट्रॉफिक लेवल 1 में रखा जाता है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या फिर यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कौन से साल में की गई थी। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की जो स्थापना है भारत में कब करी गई थी, तो 1985 में करी गई थी, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइलेंट वैली परियोजना से संबंधित है। यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा, यानी बात ऑप्शन नंबर सी केरला की हो रही है। ऑप्शन नंबर सी केरला इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस करे, डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही मैं अगर बात करूं कल की, तो कल है संडे, और संडे को 10 AM से लेकर रात के 10 PM तक 12 घंटे की महामैराथन है। ठीक है, 12 घंटे की क्या है, महामैराथन है ना। ये आपको जरूर अटेंड करना है, क्योंकि ये डीएलएड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाया जा रहा है, डीएलएड एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।